नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी, एक प्रसिद्ध साहित्यकार, एक शोधकर्ता, जिन्होंने विभाजन की विभीषिका, उसकी स्मृतियां, उसकी पीड़ा, उसकी वेदना को जन जन तक 25 से अधिक पुस्तकें लिखकर लोगों तक, आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया। और एक ऐसे साहित्यकार जिन्होंने 100 से ज़्यादा किताबें आज तक लिखी हैं। मैं डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। और मैं सबसे पहले इसी बात से शुरू करूँगी कि आखिर कितना भयावह था वो विभाजन, क्योंकि हम लोग, हमारी पीढ़ी केवल सुनती है। उसको समझना, उस पीड़ा को याद करना, उसके बारे में मैं आज, क्योंकि हम 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका का स्मृति दिवस मनाते हैं, तो आज की पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश कि कितना भयावह था वो मंजर? मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि वो मंजर एक तो शब्दों में बयान नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जितने शब्द हैं मेरे पास, मेरे शब्दकोश में, मैं उनका प्रयोग करके आप तक अपनी बात और आसपास के लोगों तक अपनी बात पहुंचाना बड़ी ज़रूरी समझता हूँ। विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए उनको जानना चाहिए कि हम लोगों ने क्या क्या भोगा और किस कठिन दौर से हम लोग अपने अस्तित्व को बचाते हुए अपने देश तो हमारा था। ये भारत पाक विभाजन नहीं था, ये भारत विभाजन था। पाकिस्तान तो एक नए सिरे से सामने आया और इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। मैं सिर्फ उन विसंगतियों पे केंद्रित रहूँगा, बाकी चीज़ें तो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। लेकिन विशेष रूप से मैं आपको एक बताता हूँ कि हमारे राजनीतिज्ञ उस समय के, ये खेद होता है कहते हुए कि वो कितनी हड़बड़ी में थे। और हड़बड़ी का आलम ये कि जिस दिन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से और उससे पूर्व संध्या पर सेंट्रल हॉल में जो उनका ट्राइस्ट विद डेस्टिनी लेक्चर है, वो भी दोनों बड़े कोट होते हैं बहुत ज़्यादा। और इसी प्रकार से जिन्ना का 14 अगस्त को कराची में दिया गया राष्ट्र के नाम संबोधन, सबसे बड़ी विसंगति ये है कि दोनों नेताओं को इस बात का पता तक नहीं था 14 और 15 अगस्त को कि उनके देशों की सीमाएं कहाँ तक हैं, वो किन को मुखातिब हो रहे हैं। वस्तुतः जो रिपोर्ट आई बंटवारे की, रेड क्लिफ की, वो 17 अगस्त को सामने आई। 17 अगस्त को उसने सुबह 10-11 बजे वो रिपोर्ट सौंपी और शाम की फ्लाइट से वो आतंकित व्यक्ति था, वो स्वयं बड़ा आतंक में डूबा हुआ था, वो फ्लाइट लेकर वापस अपने देश लौट गया। उसके सामने चारा नहीं था कोई भी, वो इन चीज़ों को बयान करे, इन चीज़ों को कैसे वो जस्टिफाई करे, वो नहीं कर पाता। एक बात तो ये कि हमारे नेताओं को भी, राष्ट्र के नेताओं को भी उस दिन पता नहीं था कि देश की सीमाएं कहाँ तक हैं। और बहुत सारी विसंगतियां हैं, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट फिरोज़पुर की विसंगति है। बहुत सारे ज़िले भी ऐसे थे जिनके बारे में स्थितियां बाद में बदली, तब इनमें कोई बदलाव नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के प्रख्यात एक पत्रकार हैं, कुलदीप नैयर थे, लेकिन फिर भी उनकी पत्रकारिता जिंदा है। तो उनका एक संस्मरण था, मेरे से उनकी बातचीत भी अक्सर होती थी। उनका एक कहना था कि वो स्वयं रेड क्लिफ से जाकर लंदन में मिले थे। ये लगभग 1 दशक पहले की बात है। समय लिया और उससे मिले। 1937 में नहीं या नहीं, 1957 में? ये 57 में, 57 के भी बाद। तो ये इसमें विवरण पुस्तकों में है, मैं आपको दूंगा। उनकी एक पुस्तक आई है द स्कूप, तो स्कूप में उन्होंने इस बात का पूरा विवरण दिया है। उस शख्स की मानसिकता, उस शख्स की जो बयान करने की बातें थी, वो बड़े स्पष्ट शब्दों में उसने बयान की। उसने पहली बात तो यह कि मुझे केवल इतने बड़े एक उपमहाद्वीप को बीच में से लकीर खींचने के काम के लिए मुझे केवल 4 या 5 दिन मिले, और मैं उस देश का बंटवारा करने पर विवश था। मेरी नियुक्ति हुई थी जिस देश की संस्कृति, जिस देश की भाषा,
जिस देश के लोगों की मानसिकता, मुझे कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि ये भारत में भी उसकी पहली विजिट थी। तो ये एक ऐसे व्यक्ति के पास ये सौंप देना, उसकी एक ही विशेषता थी उसकी, कि वो सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का बंटवारा करना उसका ये कोर्ट का काम था। तो उसकी विशेषता से प्रभावित होकर जिन्ना ने कहीं उसका ये नाम प्रपोज कर दिया, और भारत सरकार ने कहा हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, जो आपने करना है करो, जब आपने बांटना ही है तो उसके बाद हमारे सामने कोई विकल्प तो है नहीं। लेकिन उसमें बहुत सारे एंगल्स, बहुत सारे दृष्टिकोण, नज़रिए इतने ज़्यादा बदले, और कितने लोग मरे, इस बात का सही अनुमान आज मतलब तक नहीं लग पाया। आपका जो अनुभव है वो ये कहता है कि एक इतने बड़े उपमहाद्वीप में लोगों की भावनाओं की चिंता ना करते हुए, लोगों की संस्कृति को ना देखते हुए, लोगों को भी एक वस्तु समझा गया, वस्तु और समझ इतने बड़े देश को, जो एक उपमहाद्वीप था, जो एक अभिन्न पूरे के पूरे विश्व का हिस्सा था, जो इतनी बड़ी हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो विश्व गुरु भारत था, उसको केवल एक जमीन का टुकड़ा समझकर, एक प्रॉपर्टी समझ के दो हिस्सों में, बिल्कुल। और लोगों को वस्तु समझकर बांट दिया गया। उसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि स्वयं उस बातचीत में कुलदीप नैयर के साथ जो उसकी स्कूप में जो वर्णित है, उसमें स्वयं स्वीकार किया कि भाई लाहौर तो हमने आपको दे दिया था, कि जनसंख्या की दृष्टि से, लाहौर संस्कृति, भारत को दे भारत दिया को दे था। दिया था, हमने दे दिया था, हमने तय कर लिया था कि इसमें तो जो कॉन्टिग्विटी है वो भी इसमें अब आड़े नहीं आती, जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिग्विटी है वो भी कायम रहता है, और लोकल भाषा, कल्चर, हर चीज़ वो भारत से मेल खाती है। हम किस बूते पे, जो पॉपुलेशन का जो अंदाज़ा था जनगणना का, उसमें भी 50% से भी ज़्यादा लोग लाहौर में हिंदू थे, हिंदू थे। लाहौर में हिंदू थे, और जो बाकी थे उसमें अकेले मुस्लिम नहीं थे, उसमें ईसाई भी थे, उसमें सिख लोग भी थे। सिखों को उसने हिंदुओं से एक बार गिनती के लिए बाहर किया, लेकिन वस्तुतः वो भी भारत का हिस्सा थे, वो हिंदू समाज का हिस्सा थे। और इतनी बड़ी बात, और उस पर भी विरोध सिर्फ एक माउंटबेटन का था, और एक व्यक्ति जो पाकिस्तान का प्रतिनिधि था पार्टीशन काउंसिल में, उन शक्तियों का, पाकिस्तान तो बना नहीं था, मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि आप कह लीजिए, उनकी जिद थे कि अगर लाहौर भी आपने दे दिया तो हमारे पास तो कुछ नहीं बचेगा, कोई बड़ा शहर नहीं बचेगा। उनके पास तो बम्बई भी है, कलकत्ता भी है, दिल्ली भी है, न जाने क्या क्या है, लखनऊ है, सब कुछ उनके पास है। हमारे पास तो केवल एक लाहौर है, इस्लामाबाद तो बाद में अस्तित्व में आया। तो ये भी अगर आप दे देंगे तो हमारे पल्ले क्या बचा, सारा एक पूरा का पूरा नया देश जो है वो कुलबुला उठेगा। तो लाहौर जो है वो दे दिया गया इसी आधार पर कि ये जो लाहौर है इसको भी लेंगे तो उस देश के पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई बड़ा महानगर नहीं बचेगा। कोई ऐसी विहावे स्मृति आप, क्योंकि बहुत मैं स्वयं उसका भोगी बचपन हूँ। में जी आप अपने माता पिता के साथ बहुत कम उम्र में, जी मैं साथ, क्योंकि उन्हीं लाशों के ढेरों पर मेरे बचपन के पांव भी पड़े थे। जहाँ तक वो कंधों पर उठा सकते थे उठाया, थक गए तो नीचे ज़मीन पर चलने के लिए भी कहा साथ में हमारी उंगली पकड़ लो। पिताजी के पास तो एक हाथ में बंदूक होती थी, पारिवारिक जो थी, ज़मींदारा करते थे खेती का काम, और एक हाथ में मेरी उंगली पकड़ी हुई थी कि चलो। और रास्ते में चारों तरफ खून बहता हुआ, इसका अगर पूरा विवरण पढ़ना हो तो मैं फ़िक्र तौंसवी की एक रामलाल भाटिया उनका नाम था, हिंदू नाम था, वैसे तखल्लुस लिखने के मामले में फ़िक्र तौंसवी थे, मिलाप में काम करते थे, मेरे सहयोगी भी रहे, हम लोगों ने इकट्ठे काम किया। उनकी एक पुस्तक है द सिक्स्थ रिवर, छठा दरिया। छठा दरिया के रूप में वो मानते थे कि ये छठा दरिया खून का था, खून 5 का दरियाएं दरिया था। थी, खून का दरिया था। आप कौन से शहर से मेरा विस्थापित जन्म हुए? जो है वो पाकपटन, बाबा फरीद की दरगाह के बिल्कुल 2 मकान छोड़कर दरगाह के बाद हमारा अपना घर था, तो वहीं मेरा जन्म हुआ, वहीं मैंने आँख खोली। और सबसे पहले मुझे कृष्णा मंदिर में ले गए, और उसके बाद बाबा फरीद की दरगाह पर भी वो माथा टिकाने के लिए, चादर चढ़ाने के लिए ले गए। तो वो एक परंपराएं थी, तब साझापन था, तब सब कुछ था। लेकिन इसमें विशेष रूप से एक तो लाहौर वाला इंसिडेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो है कि उसके बाद एक आयोग बना लापता महिलाओं के लिए।
कि उनका तो अता पता दोनों तरफ से मांग हो रही कि हमारी बहन रह गई, हमारी बेटी रह गई, हमारा वो रह गया, हमारा ये रह गया, वो छूट गई। उनका कोई अता पता, कोई रिकॉर्ड था नहीं। तब मृदुला साराभाई के नेतृत्व में तब एक कमेटी दोनों देशों की सहमति से बनी, जिसका दफ्तर बॉर्डर के ऊपर, नए बॉर्डर के ऊपर बनाया गया कि दोनों तरफ से लोग आएँ, अपनी शिकायतें दर्ज करें, इधर से भी आएँ, उधर से भी आएँ। तब पाकिस्तान भारत का नाम कोई नहीं लेता था, इधर और उधर। और जितने भी लड़कियां उधर से हमारी अपहरण, उन दिनों में इनका अपहरण हुआ, जिनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई, उनका वर्णन तो यहाँ उचित नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उनको उनके परिवार वालों ने भी मना कर दिया देखकर कि इसकी तो हालत बुरी है, ये तो 4 दिन वहाँ रह के आई है, पता नहीं उन लोगों ने क्या किया होगा, हम इसको घर भी ले जाएं तो आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। मतलब मैं ऐसी भयावह स्थिति बयान कर रहा हूँ। और कुल जो ऑन रिकॉर्ड जो लापता औरतें जिनका नाम दर्ज हुआ, पता दर्ज हुआ, उनकी संख्या अब 85,000 थी। 85,000, 85,000। 85,000 जिनके ऑन रिकॉर्ड हैं, और जो छूट गई इनके अलावा। इसका मतलब 10 टाइम्स हम मान के चल सकते हैं कि एग्जैक्टली 8.5 लाख से साढ़े ज्यादा आठ लाख महिलाएं, 10 ये लाख 9 लाख थी। महिलाएं। तो मृदुला साराभाई ने स्वयं स्वीकार किया कि इसके बाद ये लाखों की संख्या है, न जाने कितनी होंगी। और सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि 80 साल हो गए, अब तक इस सवाल को तय नहीं किया जा सका कि कौन सी औरत। उधर कोई पहले यहाँ कृष्णाबाई थी तो वहाँ अब रसूलन बाई हो गई। तो ये सारी चीज़ें, नाम बदल गए, धर्म परिवर्तन सब जबरन करवाया गया, बहुत सारे अत्याचार हुए। मैं छोटी सी ऐतिहासिक एग्जाम्पल आपके सामने इसी बात को लेकर, अमृता प्रीतम आप परिचित हैं, मैं आपको अमृता चित्र भी प्रीतम दिखाऊंगा, बहुत, इन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है। बहुत कुछ लिखा भी। और वह लाहौर से चलते वक्त उसने, सब लोगों ने कहा, उसके साथियों ने, हमजोलियों ने, लेखकों ने, कि आप चलो, आपने क्या करना है यहाँ, आपका कौन सा यहाँ परिवार बिखरा पड़ा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसने हठ ठान लिया कि मैं लाहौर तो नहीं छोड़ूंगी, लाहौर मेरा एक ऐसा स्थल है जहाँ मेरे प्राण बसते हैं। और अमृता प्रीतम ने इनकार कर दिया। लेकिन अगले दिन ही अमृता और मेरी बातचीत जो उनकी एक पुस्तक में मैंने दी है, उन्होंने स्वयं ये बताया कि अगले दिन मैंने परचांस बाहर एकदम से चीखो पुकार मची हुई थी, तो मैंने खिड़की थोड़ी सी खोल के देखने का प्रयास किया, तो मैंने देखा एक औरत को जबरन सरेआम दंगा किया जा रहा है, और उसके साथ वो चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आ पा रहा। उसी क्षण, कहती है, मैंने उसी लम्हे मैंने अपना फैसला बदल लिया कि मैं इस शहर में नहीं रहूंगी जहां औरत की आबरू पर इस तरह से हमला होता हो। और वो सुरक्षित आ पाई। उसने फिर जो लोग उसके स्थानीय, जो ऑल इंडिया रेडियो में काम करती थी वो, तो उसने बाकी जो साथी थे उनको कहा कि मुझे किसी भी तरह से रात के अंधेरे में उस रेल तक छोड़ आओ जो भारत की ओर जा रही है, शरणार्थियों वाली रेल। और उस रेल पर धक्कम पेल में, अमृता जी ने खुद जो बताया उस भेंट में, मैं आपको पुस्तक दूंगा, कि धक्कम पेल में मुझे अंदर धक्का दे के अंदर कर दिया गया। और अंदर जब मैं गई तो लोग कुछ जानते भी थे, मेरा नाम भी था, तो कुछ लोगों ने बड़े स्नेह के साथ, बड़े प्यार के साथ सिर पे हाथ फेर के कोने में मुझे बैठने की जगह भी थोड़ी सी दे दी। और उस वक्त मैं उबल रही थी भावावेश से। तो कहती है कि मेरे सामने मैं कुछ लिखना चाहती थी उस वक्त, उस एहसास को लेके। कुछ नहीं था मेरे पास, ना कागज़ ना पेन। तो मुझे फर्श पर, रेल के उस कंपार्टमेंट के फर्श पर एक कागज़ बूढ़ा थोड़ा नज़र आया। मैंने उस कागज़ को उठाया, उसको सीधा किया, और किसी साथ वाले यात्री से पेन मांगा, और मैंने पहली बार वो लिखी कि आज आखां वारस शाह नूं कि तो कबरां विचों बोल, आज उस किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल, एक रोई सी थी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, आज लखां दियां रोनियां तेनू वारस शाह नूं कहन। लंबी कविता है, उसका मैं जिक्र पूरा यहाँ नहीं करूँगा। आपकी बातें सुन के डॉक्टर साहब मुझे और गूज बम्स हो रहे हैं। मतलब मेरी एग्जैक्टली मेरी रूह कांप रही ये है कि स्थितियाँ ऐसी थी, हमारी बहनों के साथ, ये हमारी स्थितियाँ बेटियों ऐसी है। के मेरी एक साथ। पुस्तक है बिछुड़े लोग, तो उसमें सिर्फ उन्हीं महिलाओं के बारे में जिक्र है, कहानियाँ हैं, कुछ वास्तविक तथ्य हैं, तथ्यात्मक बयान हैं उन लोगों के, जो बेचारी इधर भी फंस गई, उधर भी फंस गई, और दोनों तरफ से वो कहीं परित्यक्ता के रूप में, और कहीं अपहरित और
एक प्रकार से अजीब माहौल में वो लोग, आप मानसिक अंदाज़ा लगाइए, आप तो चिकित्सक भी हैं व्यवसाय से, आप अंदाज़ा लगाइए कि उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। लगभग अर्ध विक्षिप्त आप उन्हें कह सकती हैं कि वो कुछ बयान नहीं कर पा रही थी, कुछ बता नहीं पा रही थी उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ऐसे केस बहुत सारे हैं जिनके रिकॉर्ड भी मैं आपको। लेकिन आज मुझे आपकी बात से ये लग रहा है कि इतनी बड़ी त्रासदी तो हुई, लेकिन अपने परिवार वालों ने भी जब उनको अपनाने से होगा, इनकार कर दिया तो ये इनकार भी कर दिया। एक, नहीं, ये पता मुझे नहीं लगता कहाँ है कहाँ लेके आई कि है। ये हमारी मानसिकता आज भी जो संकुचित मानसिकता है महिलाओं के प्रति, ये तब कि भी अगर तब किसी तब महिला ज़्यादा के साथ कोई शोषण हुआ, कोई अत्याचार हुआ और अगर हमारे परिवारों ने ही उसको नहीं अपनाया तो ये भी हमारी एक मानसिकता उस वक्त ये बन संकुचित गई थी। मानसिकता उनका को भाइयों का दिखाती है। एक भाई मुझे मिले भी बाद में, बूढ़े हो चुके थे, तो कहने लगे मैं कि आपने क्या सोच के अपनी बहन को, जो अब बूढ़ी हो चुकी है, उसको क्यों छोड़ा है। कहने लगे मुझे पता था कि यहाँ मैं लाऊंगा तो आस पड़ोस के, क्योंकि सब में एक गुस्से की लहर थी, हिंदुओं में भी। लेकिन उस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मैं कहाँ कहाँ सफाइयाँ पेश करूँगा कि ये बेचारी फंस गई थी, ये हो गया था। हर जगह मुझे उसकी दास्तान बयान करनी पड़ेगी जो मेरे बस का नहीं है। गई, मेरे लिए गई। अब उसके औरत के सामने सिर्फ एक ही था कि वो राम बाई से रसूलन बाई बन जाए, और या कोई तो वो चारा रामबाई से रसूलन बाई बन जाए या फिर वो आत्महत्या कर नहीं। ले। आत्महत्या कर, आत्महत्या किसे, कुरुक्षेत्र के भी आपके करीब के हैं, एक परिवार है जिसका पूरा बयान वीडियो मैंने बनवाया था उनका। वो कहते हैं कि हमने स्वयं अपनी, कहते हैं कि आज सरेआम ये स्वीकार करना जो अपराध के बराबर है, लेकिन हमने अपने परिवार की महिलाओं को, बच्चियों को कुएं में धकेल दिया कि गई उनके हाथ ना पड़ जाएं, इनकी आबरू हम लोग क्या करेंगे। तो ये एक किस्सा स्थितियाँ मैंने ये भी सुना है कि एक व्यक्ति ने अपनी बेटी का सिर जो है वो तलवार कलम से कर दिया, कलम कर तलवार दिया से कि हम ये कि बर्दाश्त कि कर ये सकते हैं, बर्दाश्त नहीं ये कर पीड़ा सकते तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कि बेटी नहीं आबरू रही। लुटती हुई जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और स्वयं मैं जिस परिवार से संबंध रखता हूँ, हमारे दिल्ली में हमारी छोटी बहन है किरण चोपड़ा, उनके फादर ने, जब काफिला सारा आ रहा था, हमारे सारे परिवार आ रहे थे, तो किरण के फादर, वो चाचा थे, मेरे चाचा भी थे, मौसा भी थे, एक ही परिवार में दोनों बहनें ब्याही थी। तो उन्होंने चुपचाप एक पुड़िया मेरे पिताजी की जेब में डाल दी कि मैं तो जहर धीरे की धीरे पीछे पीड़िया। आता हूँ और ये जेब में डाल लो। तो उन्होंने कहा क्या है। कहने लगे जहर है इसमें, मैं पंसारी से लेकर आया हूँ और सही असली जहर है, जब देखो आबरू लुटती हुई तो सारी औरतों के मुंह में थोड़ा थोड़ा डाल देना, आबरू नहीं लुटनी चाहिए। मैं वो एक एहसास की बात कर रहा हूँ कि किस तरह का एहसास हम सब ने और मेरे जैसे लाखों परिवारों ने भोगा। और हम लोग कितने कपड़ों में आए थे, 3 जो पहने हुए थे, और साथ में ना कोई डॉक्यूमेंट ले आए हम, ना कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं ला पाए, कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं थी जिनसे हम अपने लंबे चौड़े क्लेम। आज तो सभी लोग कहते हैं हमारा बाप सुल्तान था, हम तो यहाँ वहाँ राजा थे। और आपका पानीपत शहर जो है वो तो भरा पड़ा है, और पानीपत में बहुत बड़ी संख्या में लेकिन विस्थापित उन लोगों लोग। ने सारी सभ्यता को एक नया मोड़ दिया। मुझे उस दिन बड़ी बड़ी अच्छी बात लगी माननीय मनोहर लाल जी की, मेरी एक पुस्तक का शीर्षक था विभाजन। मैं डॉक्टर साहब जिस स्कूल में पढ़ती थी बचपन में, तो वो जो हमारी 2 बहनें थी जो पढ़ाती थी, एक पूरन बहन जी थी और एक चांद बहन जी थी। जी तो चांद जी तो सरकारी स्कूल में अध्यापक थी और जो उनकी छोटी बहन थी पूरन, वो उन्होंने एक छोटा सा स्कूल 10 बच्चों के साथ, जिसमें मेरा भी एडमिशन उन 10 बच्चों में से पहला एडमिशन था, तो मेरी ही क्लास से ही उन्होंने वो जो है स्कूल शुरू किया था। और मॉडल टाउन, जैसे समालखा से हूँ मैं, तो समालखा में मॉडल टाउन में उन्होंने वो 10 बच्चों के साथ स्कूल शुरू किया। शुरू किया। तो उस पूरे के पूरे एरिया में, मॉडल टाउन में, समालखा में, हमारे सारे के सारे जो विस्थापित लोग थे वो सारे के सारे वहाँ पर वही बसे हुए रहते थे। तो उनकी वजह से मुझे पंजाबी भी बहुत अच्छे से बोलनी आती है, क्योंकि मैं बचपन में उस परिवेश में उसी चारों तरफ परिवेश वो में। लोग रहे, तो पंजाबी भी मैं उनसे सीखी। तो वो कहानियाँ तब बचपन में भी हम कभी कभी सुनते थे। तो एक हमारे सब्जी जो देते थे, तो वो बताया उन्होंने कि लोटे में अचार डाला और अचार के नीचे थोड़े से गहने, जितने उनके पास घर में गहने थे, कहते बस हम सिर्फ इतना लेकर आए कि एक लोटा था
लोटे में अचार, और वो भी क्योंकि अचार सबको कहीं भी रोटी के साथ अचार बस खाना एक है, अचार, एक प्याज, और ये दो अचार चीजें के थी और नीचे कुछ नहीं हम था। अपना थोड़ा सा जेवर जो लेकर आ सके बस हुआ। वो हम लेकर यहाँ पर पहुंचे। तो इस तरह से बचपन से मैं भी ये दर्द भरी कहानियां जो है उन लोगों के बीच में रहकर सुनती आई हूँ। और इससे बड़े ढेरों बयान है। मोटे तौर पे मैं आपको संक्षिप्त, क्योंकि समय आपका भी सीमित होगा, आपने कई जगह जाना होगा। कुल हरियाणा में उन दिनों में 65 शिविर, हरियाणा वर्तमान हरियाणा, उस वक्त साझा पंजाब ही था। हरियाणा में 65 स्थानों पर कैंप, टेंटों में ज़िंदगी बसर करने वाले लोग थे। और वो किस ढंग से उन्होंने ज़िंदगी बसर की और कितना उनको राशन मिलता था, नपा तुला, वो भी एक तोल तोल के दिया जाता था कि 250 ग्राम ये, 100 ग्राम ये, 50 ग्राम ये, नमक की पुड़िया, और ऐसी पोटलियाँ बांध बांध के दे दी जाती थी कि जाओ और बनाओ और खाओ। और ये सारे विवरण जो हैं टोटल मैंने दिए हैं, इन्हीं पुस्तकों में हैं सारे के सारे। तो वो अजीब स्थिति है, मानसिकता थी उन दिनों में, जिससे 65 शिविर आप आराम जो देखिए कितने। ये भयावह स्थिति उत्पन्न हुई, इसमें मोहम्मद जिन्ना का और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों का क्या क्या उस समय रोल रहा, क्या क्या इनकी स्वयं पर आधारित सत्ता बिल्कुल लोलुपता की जो सत्ता लोलुपता का था। आधारित, वो उस विषय पर आप जिन्ना के लिए, नेहरू के लिए, उस समय के बाकी नेताओं के लिए, कि किसका आपकी दृष्टि से क्या क्या रोल रहा, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके ऊपर आप प्रकाश इस पे डालेंगे। मैं आपको थोड़े से संक्षिप्त शब्दों में भी आपको बता दूं कि जिन्ना के सामने तो एक बात थी, ये केपीएस वीपी मेनन थे उन दिनों में। तो वीपी मेनन ने स्वयं अपने मेमोयर्स में लिखा, इस बात का जिक्र किया है कि जिन्ना कहता था, बात ये है, माउंटबेटन के सामने उसने कहा था कि मुझे तो माचिस की डिबिया जैसा लिख के ना पाकिस्तान दे दो, मुझे इतना ही काफ़ी, मैं अपने आप देश बना दूँ। तो वो आदमी इतना ज़्यादा उतावलेपन में था कि वो आदमी जो बेसिकली नमाज बिल्कुल उसने कभी ज़िंदगी भर नहीं पढ़ी, कोई मुस्लिम कल्चर का या मुस्लिम सुन्नी शिया उसको पता भी नहीं था ये क्या होते हैं, उस व्यक्ति को इस्लाम के नाम पर नया देश बनाने के लिए छूट दे देना, और ऐसे छूट दे देना जिससे पूरा का पूरा देश बीच में कट गया और आपने पूरी तहजीब, पूरी सभ्यता सबको काट के रख लिया। तो ये चीज़ें उत्तरदायी तो है, जवाबदेही है उसकी। लेकिन जो पाकिस्तान बना उनके लिए वो कायदे आज़म है, और उसको वो बराबर लेते हैं जैसे हमारे बापू के, महात्मा गांधी के बराबर। और हमारे नेताओं की स्थिति ये थी उस वक्त कि महात्मा गांधी जी का ऑन रिकॉर्ड ये बयान है कि ये पाकिस्तान या भारत का विभाजन जो है ये तो मेरी लाश पे होगा। लेकिन उसके बाद उनको भी समझौते करने पड़े, और उस समझौते में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नैतिक और हर दृष्टि से मैं कहता हूँ पंडित नेहरू की और उनके सहयोगियों की थी। पंडित नेहरू की विशेष रूप से, वो इसलिए है कि वो सारा कुछ जानते थे, तारतम्य सारा समझते थे। वो तो एक जिन्ना तो एक सनकी व्यक्ति था, लेकिन ये तो सनकी नहीं थे, एक अच्छे पारिवारिक संस्कारों में से थे, कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से आते थे। वो सनकी तो नहीं होने चाहिए। लेकिन उस वक्त, छोटा सा उदाहरण दे के मैं स्पष्ट और कर दूं आपको कि शायद आपने तो हिस्ट्री सारी पढ़ी है, ये 48 की बात है, 1948 की। 48 में दोनों देशों के बीच में एक पैक्ट हुआ कि दोनों प्रधानमंत्री निकलेंगे, इकट्ठी यात्रा करेंगे और लोगों को शांत करेंगे। लोगों का गुस्सा बिल्कुल चरम पे है और न जाने लोग क्या कर डालें। तो एक ही खुली जीप में लियाकत अली खान और जवाहरलाल नेहरू खुली जीप में सबसे पहले लाहौर की ओर गए। फिर ये बाकी शहरों में इनकी हिम्मत नहीं पड़ी बाकी कहीं भी जाने की। लाहौर की ओर जब इनकी जीप जा रही थी, दोनों तरफ से हाथ हिला हिला के अपना ये कर रहे थे। ये मेमोयर सारे के सारे उनके ऑन रिकॉर्ड हैं, डॉक्यूमेंटेशन है उनकी। उस वक्त एक बुढ़िया अंदर सारे चीर कर भीड़ को, उनकी सुरक्षा की पंक्तियां चीर कर वो आगे आ गई, उसने जीप रोक दी उनकी खुली जीप कि मेरी बात सुन लो, मेरी गल सुन लो। उन्होंने कहा बोलो। अब जो रक्षक थे, पुलिसमैन जो भी सुरक्षा में नियुक्त थे, उन्होंने उसको हटाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ने रोक दिया कि ना इसको हटाओ नहीं, ये इसकी हालत देखो, शक्ल देखो, ये पागल हो जाएगी, ये ईंट पत्थर मारेगी लोगों को, इसको अपनी बात कहने दो। और वो आई
और उसके एक ही शब्द थे जो कि ऑन रिकॉर्ड जो बुक्स में भी मैंने दिए हैं कि लियाकत, तेरा नाम लियाकत है, तू तो लायक आदमी है, तू तो बहुत ही सुने हैं, बड़ा पढ़े लिखे हैं बहुत ज़्यादा। और पंडित जी महाराज तुस तो बहुत बड़े, इन्ने बड़े लेखक हो, तो दुनिया सारी जानती है, आपको कौन नहीं जानता इस पूरे के पूरे भूखंड में। और आप लोग मेरी एक ही छोटी सी काम तो आप कर सकते हो कि मेरी पोती को गुंडे उठा के ले गए हैं। गुंडे कौन थे मुझे नहीं पता। पाकिस्तान मेरी से मेरी पोती बुला दो। हाँ, मेरी पोती को वो उनसे बचा के दे दो मुझे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दुआएं दूंगी मैं, आपकी लंबी उम्र हो, आपका परिवार फले फूले। ऐसे वो चीखती हुई ना चली गई। और बाद में जब उसको सुरक्षा गार्ड्स ने हटाने का प्रयास किया तो वो एक गली में घुस गई, तंग सी गली में भागती हुई पागलों की तरह से। और इसी स्थिति में एक बुढ़ा भी आगे आ गया, वो भी लाठी टेकता हुआ आ गया कि नहीं मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी, मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा या जीप के आगे लेट जाऊंगा, मेरी ऊपर से जीप गुजार लो। ये स्थिति उसकी थी कि मेरा पोता जो है यार वो गुंडे उठा के ले गए, मेरी पोती को उठा के ले गए। लड़कियों का जिक्र ज़्यादा था, उसको तो मुझे मेरे हवाले करा दो, आप तो ताकतवर लोग बड़े लोग हो। लेकिन किसी सवाल का जवाब दोनों के पास नहीं था। और वर्चुअली डॉक्यूमेंटेड ये तथ्य है कि दोनों की आंखें भी झुकी हुई थी, नम थी। नम तो हो नहीं, इंसान तो थे ही आफ्टर ऑल, लेकिन उनके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। और लेकिन आज भी मैं सोचती हूँ ऐसा भी सत्ता की क्या अलौकिकता कि लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों बहनों की इज्जत अस्मिता आबरू खत्म हो गई, और सबका सब कुछ उजड़ गया, मैं जिसको उजड़ बोल गया, सकती उजड़ हूँ गया। कि घर, खेत, अ, व्यापारिक संस्थान, सब कुछ उजड़ गया, केवल केवल और केवल दो लोगों की महत्वाकांक्षा की वजह से। दो कितने लोगों ने, कितने करोड़ों लोगों ने उस करोड़ों महत्वाकांक्षा की लोगों ने कीमत उसकी चुकाई। कीमत चुकाई, उसकी करोड़ों लोगों ने। मैं आपको एक बूढ़े की बात बताता हूँ, फाजिल्का में आजकल भी उसके अब हाथ कांपने लगे हैं, पार्किंसनिज्म है। तो कई बार मिल जाता है जब मैं गांव जाता हूँ, क्योंकि मेरा गांव जो है, पहले हम लोग फाजिल्का बॉर्डर से क्रॉस करके हम लोग पहले फाजिल्का आए, फिर अबोहर में आके बस गए। अब भी जब जाता हूँ तो उसको मैं ज़रूर पैरी पौना या नमस्कार करता हूँ, तो उससे पूछता हूँ ठीक ठाक हो। कहता पंडित जी बाकी तो बात सारी ठीक है, पर वो नक विचों बदबू नहीं जाती। मैं कौन सी बदबू? कहता जब काफिले लुट रहे थे और लुटेरे आगे से तलवारें भांजते हुए बंदूकें लेके चल रहे थे, तो ज़मीन पर चारों तरफ खून था, तो मुझे एक ने आवाज़ दी कि इन्हीं लाशों के बीच में लेट जा, तुम्हें छोड़ जाएंगे। और मैं लाशों के बीच में लेट गया। फिर साथ वाले ने, वो भी जिंदा था, जो साथ वाली लाश थी वो जिंदा थी, उसने कहा थोड़ा सा खून भी उठा के मल ले, ताकि ये लगे बच ये जाए। खून तेरा है। तो कहता उस खून की पता नहीं किसका था या किसका नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन उस खून की बास आज 70 साल, आज तक 78 साल तक मेरे नतनों में वो। तो ये सारे जो घटनाएं हैं, इनके लिए जिम्मेदार तो ये हमारे नेता लोग थे, जिन्होंने रत्ती भर भी दूरदर्शिता या पॉलिटिकल स्टेट्समैनशिप जिसे कहते हैं उसका तो परिचय उन दिनों नहीं दिया। कसौटी पे थे ये लोग। आचार्य कृपलानी तब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, ऑल इंडिया कांग्रेस के, तो उन्होंने तंग आकर इस्तीफा ही दे दिया था कि मैं तो भाई इस पार्टी से अपने आप को अलग करता हूँ। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि मैं इतना बड़ा पाप जो लेके उम्र भर जी पाऊँगा, मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा इसको भोग पाऊँगा। और मैं आज की युवा पीढ़ी, जो जिसको आज हम जेनजी कह रहे हैं, और किस कुर्बानी के साथ, कितने बड़े सेक्रीफाइस के बेस पर हमें आज़ाद हिंदुस्तान मिला, आज़ाद भारत मिला, जहाँ पर हम सांस ले रहे हैं। तो आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहोगे? पिछले दिनों आपने ये नहीं, मैं हमारा युवा पीढ़ी को अब आंदोलन भी जैसे देखा अब भागवत कि जी ने हमारी बात कही, युवा हाँ बिल्कुल पीढ़ी बिल्कुल। का जो एक आंदोलन चला, और आज की युवा पीढ़ी को इस विभाजन की विभीषिका का प्रधानमंत्री जी ने स्मृति दिवस के नाम से घोषणा करी, ताकि आने वाली पीढ़ियों के सामने इसकी चर्चा होती रहे, क्योंकि 14 अगस्त को जब हम इसको स्मृति दिवस के बीच की तरह याद करेंगे, विषय रखेंगे, तो विषय जो है हमारी युवा पीढ़ी, नौजवानों के सामने आता रहेगा। तो आज के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे कि नहीं, जो तथ्य जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये तथ्य उनके दिमाग में बैठाना चाहिए, तथ्यात्मक चीज़ें देकर।
आप इतिहास को तोड़ मरोड़ कर उनको सौंपेंगे, उनको परोसेंगे, तो वो कहाँ स्वीकार करेंगे। आप उनको वस्तुत स्थिति समझाइए कि इस हालात से, इन हालात से आपके पूर्वज, अब जैन जी कोई बाहर से आई तो नहीं है नस्ल कोई भी, यहाँ के हमारे बच्चे हैं, और उनको निश्चित रूप से फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, बेरोजगारी से हुई। कोई बहाना एक बन गया और उस बहाने के अंतर्गत वो लोग इस स्टेप पे उतारू हो गए, लेकिन वो भी समझते हैं कि ये दिशाहीन जो हमारा निर्णय है ये कहीं भी ले नहीं, आगे हमें दिशा में ले नहीं जाएगा। लेकिन उनको ये वास्तविक जो परिस्थितियां हैं इनसे रूबरू किसी ने नहीं करवाया, किसी ने भी। इतिहास जो हमें पहले पढ़ाया गया था वो इतिहास भी विकृत था, उसमें वो लोग महिमा मंडित करके हमारे सामने पेश किए गए जो लोग सारे विभाजन की विभीषिका के लिए जवाबदेह थे। तो हमने ना तो इतिहास सही पढ़ाया इन बच्चों को, और ले देकर हमने उनको बेरोजगारी भी दी, दिशाहीनता भी दी, सारा कुछ यही सौंपा। अब वो लोग समझते हैं कि हमारे जब पूर्वज ही ऐसे थे जिन्होंने छोटे छोटे अपने निजी सत्ता लोलुपता और छोटे छोटे स्वार्थों के लिए इतना बड़ा अन्याय कर दिया, तो वो तो माफ़ कैसे करें। उनके लिए एक ही बात है कि उनको एक तो सही स्थिति समझाई जानी चाहिए, और सही स्थिति के साथ उन्हें विकल्प दिए जाने चाहिए कि भाई तुम्हारे सामने वही विकल्प है जिन विकल्पों के आधार पर, पानीपत का एग्जाम्पल आप उनको दे सकते हैं कि वो लोग तुम्हारी तरह से युवा पीढ़ी के लोग थे जो यहाँ पर आए, और आकर उन्होंने जिस प्रकार से अपने माथे पे चिपका हुआ रिफ्यूजी का लेबल फाड़ा और शरणार्थी से पुरुषार्थी बन गए, उन्होंने सारा का सारा देश संवार दिया। अब ये जो कथाएं हैं सार्थक पानीपत की हैं, सोनीपत की हैं या दूसरी स्थानों की हैं, वो कभी हमने प्रेजेंट उनके सामने की ही नहीं सही ढंग से। इतना लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा जी और उन्होंने, मुझे आज भी याद है, सामाजिक के नाम से जब विषय होता था, जब हम बचपन में पढ़ते थे, तो सामाजिक में मुझे याद है 6ठी 7वीं 8वीं जो हिस्ट्री उस टाइम होता था, तो हम सालों साल तक ये याद करते रहते थे कि बाबर का बेटा कौन है, अकबर का बेटा कौन है। और जबकि विदेशी आक्रांता थे, मुगल आक्रांता थे, जिन्होंने चाहे जजिया लगाया, चाहे हमारे मंदिरों को नष्ट किया, चाहे हमारी संस्कृति को नष्ट किया, जिनकी वजह से पर्दा प्रथा आई, जिनकी वजह से सती प्रथा आई, जिनकी वजह से बाल विवाह, इतनी सारी कुरीतियां हमारे समाज में आई। लेकिन उन्हीं लोगों का महिमा मंडन, उन्हीं लोगों का राज्य हम इतने दशकों तक लगातार हमने उनको पढ़ते रहे। महानायक और माना। जो हमारे असली नायक थे, जिनकी वजह से आज हमें स्वतंत्रता मिली, जिन लोगों ने, असंख्य असंख्य लोगों ने देश की मिट्टी पर अपनी शहादत दी, उस इतिहास से देश की युवा पीढ़ी को पूरी तरह उस समय के लंबे समय के शासनकाल से कांग्रेस ने जो है उसको बिल्कुल अंधेरे में रखा अंधेरे में रखा। तो आज आप युवाओं के लिए कि युवा एक सकारात्मक, क्योंकि हम इतिहास को नहीं बदल सकते, जो पुराना हुआ उसको हम चेंज नहीं कर सकते। आज हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को इतिहास से अवगत कराया जाए, यथार्थ उनके सामने रखा जाए। इन आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि युवा पीढ़ी के लिए तो ये बड़ा महत्वपूर्ण क्षण है, और वे लोग उन दिनों के जो शरणार्थी, जो पुरुषार्थी बाद में सिद्ध हुए, उन लोगों से भी सबक सीख सकते हैं कि वो लोग वंचनाओं से भरे हुए थे, वंचित थे वो लोग। कोई उनके पास कोई सामान नहीं था, जीने का बहाना भी नहीं था, ना कोई उनके पास अतीत की कहानियाँ, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने अपने जीवन से जैसे देश को खड़ा किया, अपने आप को खड़ा किया, अपने परिवारों को खड़ा किया, वैसे युवा पीढ़ी तो ज़्यादा समर्थ है। उस वक्त तो ना सोशल मीडिया था, ना कुछ और चीज़ें साधन थे, उस वक्त तो मॉडर्न साइंसेस के कोई भी साधन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद, साधनहीनता के बावजूद उन्होंने अपने आप को खड़ा किया। और युवा पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये सारे इतिहास के परिप्रेक्ष्य को वो भली भांति ठीक ढंग से सही संदर्भ में सीखे, पढ़े, सुने, और उसके बाद वो निर्णय ले कि हमने क्या करना है। उनके सामने रास्ते भी होंगे, उनके सामने ये कहानी है टांगा वाले बेचारे एमडीएच वाले, देखिए एक टांगा चलाने वाला व्यक्ति जो मामूली एक स्क्रैच से शुरू हुआ था, वहाँ से आकर जो गाज़ियाबाद से गुड़ लाया करता था और गुड़ दिल्ली की मार्केट में बेचता था बेचारा, लेकिन जूझता रहा वो,
उसके पास जूझते एक रहे कला और थी। कहाँ से कहाँ कहाँ पहुंच से गए। कहाँ पहुंच गए, अब वो एम्पायर खड़ी हो गई। डॉक्टर ये साहब, बहुत आज सारे। आप जुड़े हैं और मैं अब आपकी बहुत सारी 100 से ज़्यादा किस पुस्तकें हैं, लेकिन कोई एक किताब जो आप ये बताना चाहोगे कि मुझे ऐसे लगता है कि मुझे तुरंत प्रभाव से पढ़नी चाहिए, जैसे जो आपको लगता है, हालांकि एक लेखक के लिए ये निर्णय करना कि मेरी बेस्ट बुक कौन सी है, लेकिन आप कौन सी बुक के बारे में मेरे को ये कहना चाहोगे कि जिसको मुझे लगे कि मैं गाड़ी में बैठूं और पढ़ना शुरू कर दूं। तो मैं विशेष रूप से आपको ये वे 48 घंटे, हमने 14 अगस्त वे की रात 48 को, घंटे 14 अगस्त और 13 अगस्त की रात को हम लोगों ने क्या भोगा, उन 48 घंटों में ज़िंदगी किस तरह से हमारे सामने से गुजरी, एक तो ये है जो उन तथ्यों का भी बयान करती है और सारी स्थितियों को भी बयान करती है, सामाजिक दुरामों को बयान करती है, योजना की कहानियाँ। और दूसरा ये है जैसे विभाजन का 80 साल के बाद ये नई किताब आई है मेरी, 80 साल के बाद भी ये बेताल कंधे से उतरता ही नहीं। एक नया जो कोण है, नया दृष्टिकोण, नया नज़रिया विभाजन के बारे में वो उभर कर फिर सामने आ जाता है। भाई मुझे भी तो बयान करो। अब बिछुड़े लोग इसी बात पे आधारित है कि वो महिलाएं अब भी चीखती हैं, बूढ़ी हो गई हैं, किसी के मुंह में दांत नहीं है, किसी का सिर हिलता है, तो वो कहती है हमें हमें क्या मिला, हमारा तो सुध रखो। तो ये सारी चीज़ें, इनमें जो दर्ज हैं, ये 80 साल के बाद भी हमारे जहन पर, हमारे सिरों पर सवार हैं और उनको आप झटक नहीं सकते। जब एक चैप्टर पूरा होगा तो नया एक और चैप्टर सामने आ जाएगा। ढेरों ऐसी कहानियाँ हैं जो हमें, अगर 2-3 चीज़ें भी हम लोग देख लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी ऐसे आसानी से परोस के नहीं दी जा सकती, इसके लिए जूझना पड़ता है। और जैन जी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस बात का कि उन पर कोई ठप्पा मत लगाइए। जैसे माननीय भागवत जी ने भी यही बात कही कि आप उनको देशद्रोही तो क्यों करार देते हो, देशद्रोही तो है नहीं। हमने अन्याय किया उनके साथ, और हमने अन्याय पूरे देश के साथ किया है, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के साथ किया, उसको स्वीकार करो और उनको प्रेरणा दो कि ये कहानियाँ, ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं भाई, जूझ लो और सब कुछ पालो, सारा कुछ आपका है। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये 2-3 चीज़ें ना, इनका संदेश जो है अगर हम इम्बाइब कर लें तो डेफिनेटली, निश्चित रूप से हम एक नई पीढ़ी के लिए भी एक अच्छा प्रेरक अपना जो अस्तित्व है वो बयान कर पाएंगे और सारी चीज़ें सामने आएंगी। आज आपका डॉक्टर साहब जुड़ने के लिए इतनी कहानियाँ जो दर्द भरी हैं और जो दर्द है जो केवल आँखों से छलकना बाकी था, जो आपने साझा किया, उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत मैं आभार बड़ा व्यक्त आभारी हूँ कि करती हूँ। आपने बड़े अच्छे ढंग और से सारे प्रश्नों को पूछा। और ये देखिए, इसमें एक पुस्तक नई जो मेरी आई है, इसमें आर्टिस्ट लोग, लेखक लोग, हाउ दे, उन्होंने कैसे चीज़ों को पेश किया। वो पेंटर जो है वो, जैसे ये पराशर थे कमांडेंट अम्बाला कैंट का, जो बलदेव नगर कैंप था, बहुत बड़ा कैंप था। वो सामने जब देखते कि विलाप करती हुई औरतों को, तो औरतों के स्केच बनाने में लग गए। अपने टाइम को पास करना था कि मुझे वक्त तो जस्टिफाई तो करूं, मैं इस लम्हे को कैसे जीऊं। तो ये अलग से किताब है, कूची कैमरा, और कैमरे के माध्यम से भी जो हर, आपका कहने का भाव ये कि हर एक बुद्धिजीवी जो उस समय जिस भी तरीके से उस जी दर्द को, उस पीड़ा को व्यक्त कर सकता था, बिल्कुल, उसने उस दर्द को, उस उस पीड़ा पीड़ा को की अभिव्यक्ति में वो पीछे नहीं नहीं रहा। रहा। आज आपका जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब बहुत नहीं, बहुत मेरा धन्यवाद, सौभाग्य है कि बहुत आपका सारी बातें आभार। हमने साझी की। और आपकी प्रेरणा, मेरा मेरा ये हम सब सौभाग्य के है लिए, कि युवा शक्ति के लिए जो प्रेरणा है, हम कोशिश करेंगे कि हम उस प्रेरणा पर जी, जरूर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत।